नमस्कार दोस्तों। पॉलिटी डिस्कशन का ये हमारा पहला लेक्चर है। आज से हम पॉलिटी को स्टार्ट कर रहे हैं और जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अगले 8 से 10 दिनों में हम पॉलिटी को फिनिश कर लेंगे। सिर्फ हम इसमें वीडियो या सिर्फ डिस्कशन नहीं करेंगे, डिस्कशन के साथ साथ हमारा पीवाईक्यू एनालिसिस, पीवाईक्यू डिस्कशन भी शामिल रहेगा। यानी हम पहले तो वीडियो में कंटेंट को डिस्कस करेंगे, उसकी समझ को समझेंगे, जो भी कंटेंट है उसको याद करने के लिए हम कौन सा लॉजिक लगा सकते हैं, कौन सी ट्रिक लगा सकते हैं और किस तरीके से हम लंबे टाइम तक चीज़ों को याद कर सकें, वो हम सारी चीज़ें देखेंगे। जहाँ कॉन्सेप्ट की बात आएगी, जहाँ आपका कॉन्सेप्ट हुआ उस कॉन्सेप्ट को बखूबी समझने का प्रयास करेंगे। तो ये तो रहा हमारा वीडियो में क्या रहने वाला है। प्लस ये सारी चीज़ें देखने के बाद, करने के बाद पीवाईक्यू का डिस्कशन होगा, जो कि लगभग 5 मिनट के आसपास होगा, जिसमें हम पिछले साल में उस टॉपिक से आए हुए जितने भी क्वेश्चन आए हैं 10, 20, 25, वो हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे वहाँ पर। और ये भी देखेंगे क्या हम सारे पीवाईक्यू को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। यानी हमारी जो भी 20 मिनट 25 मिनट की वीडियो है, उस 25 मिनट इन्वेस्ट करने के बाद हमारे पास क्या रिटर्न निकल रहा है, हम पीवाईक्यू को कितना सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। देन वीडियो के साथ साथ आपको पीडीएफ भी शेयर की जाएगी। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पीडीएफ बहुत डिज़ाइन फॉर्मेट में बनाई गई है चीज़ों, जिससे आप इजीली उसको याद कर सकें। देखो, मैंने जब लक्ष्मीकांत पढ़ी थी ना, जब मैंने यूपीएससी यूपीपीसीएस का अटेम्प्ट दिया, तो मेरे लिए लक्ष्मीकांत पढ़ना बहुत टफ रहता था, क्योंकि एक तो वैसे ही संविधान की भाषा, दूसरी लंबे लंबे पैराग्राफ, लंबे लंबे सेंटेंस, तो याद करना और चीज़ें समझ पाना बड़ा मुश्किल रहता था। तो जो चीज़ें मैंने फेस की हैं, वो मैं नहीं चाहता हूँ कि वो सेम चीज़ें आपको भी उस तरीके की चुनौतियों का सामना करना पड़े। इसलिए इस पीडीएफ को बहुत मैंने डिज़ाइन के साथ बनाने की कोशिश की है, बहुत ईजी मैनर में चीज़ें, जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये तो रहा सारा सब कुछ प्रीलिम्स का। देखो, मेंस का भी आपको लग रहा है कि अगर आपके सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, आपकी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, तो टॉपिक को देखने के बाद उस टॉपिक से जितने मेंस में क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप उनको खुद सॉल्व करिए, खुद लिखने का प्रयास कीजिए। जहां आपको दिक्कत आए, आप मुझसे टेलीग्राम में संपर्क कर सकते हैं। खैर, वापस मुद्दे पर आते हैं। तो कुल मिला के हमारा ये सारा सिनेरियो रहने वाला है अगले 8 से 10 दिन का। तो इसमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है, क्योंकि कंटेंट कंटेंट प्लस पीडीएफ प्लस पीवाईक्यू, ये सारी चीज़ें एक जगह आपको मिलने वाली हैं और अगले 8 से 10 दिन में आपका ये पूरा पॉलिटी समाप्त हो जाएगा। तो चलते हैं सबसे पहले अपने पहले चैप्टर की तरफ। तो सबसे पहला हमारा जैसे पॉलिटी है, तो पॉलिटी में तो हमारे लिए जानना जरूरी है कि भाई संविधान है, तो संविधान का निर्माण किस तरीके से हुआ, संविधान सभा क्या है और निर्माण की प्रक्रिया क्या रही है। तो इन सब चीज़ों को पहले पढ़ें। उसके पहले तो सबसे पहले संविधान का मतलब क्या होता है, संविधान आखिर क्या है। देखो, आप खुद सोचो कि अगर किसी देश में कोई कानून नहीं है, अगर कानून नहीं है, कोई संविधान नहीं है, कोई नियम नहीं है, तो वहाँ जो बलवान लोग हैं, शक्तिशाली लोग हैं, तो वो तो फिर कमजोर लोगों पर राज करेंगे। यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो देश में सुचारू व्यवस्था चलाने के लिए, देश के नागरिकों को मूल अधिकार देने के लिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व निर्धारित करने के लिए, और केंद्र की क्या शक्तियां हैं, राज्यों की क्या शक्तियां हैं, और पंचायती राज संस्थानों की क्या शक्तियां हैं, किस तरीके से सहकारी संघवाद को प्रमोट किया जाए, इन सब चीज़ों की व्याख्या संविधान में की गई है। और इन सब चीज़ों के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही संविधान बनाया जाता है। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें होगी संविधान के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ मुद्दा आता है कि चलो ठीक है, संविधान बनाने की बात हो रही है, तो किसके मन में आया कि संविधान बनाना है, किसने बोला कि संविधान बनाया जाए। तो इसमें 2-3 नाम आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहला नाम, तो सबसे पहला नाम है मानवेंद्र नाथ रॉय, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम बोलते हैं एम एन रॉय। तो मानवेंद्र में क्या है, मान, कौन सा वर्ड है, मान। तो ये मान मांग कर रहे हैं सबसे पहली बार कि हमारा संविधान, हमारे देश का एक अपना संविधान होना चाहिए। तो किसने मांग की है, मानवेंद्र ने। तो मानवेंद्र से याद रखिएगा। फिर दूसरी बार, फिर इसके बाद 2 राजनीतिक दल हैं 1934 में, आपकी स्वराज पार्टी और कांग्रेस पार्टी। दोनों ही इस साल बात करते हैं कि हाँ, हमारे देश का एक संविधान होना चाहिए। मानवेंद्र नाथ ने तो बहुत पहले बात कर ली थी, लेकिन स्वराज पार्टी और कांग्रेस पार्टी थोड़ा लेट बात करते हैं। और कांग्रेस आधिकारिक रूप से, देखो, कांग्रेस अपने दफ्तर में बैठ के उसने बोला कि हाँ, हमारा संविधान होना चाहिए, लेकिन ऑफिशियली तौर पर उसमें जब साइन हुए, उसको सार्वजनिक मंच से घोषणा की गई, तो कांग्रेस ने 1936 में फैजपुर में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, और इस अधिवेशन में, फैजपुर के इस अधिवेशन में
कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर संविधान की मांग की और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, तो ये कुछ कुछ जुड़ी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कि संविधान सभा की मांग या संविधान की मांग सबसे पहले किसने की। तो ये आपके मानवेंद्र नाथ रॉय हैं, इन्होंने सबसे पहले संविधान सभा की मांग की थी। ठीक है, और विचार रखा था। इसके बाद राजनीतिक दलों द्वारा ये मांग की गई। इसके बाद हम लोग तो चलो मांग कर रहे हैं, लेकिन ब्रिटिश सरकार का क्या रवैया है? क्या ब्रिटिश सरकार हमारी मांग को बहुत जल्दी मान गई थी? तो देखो इसका आंसर है नहीं। ठीक है, क्योंकि आप किसी गुलाम हो, ठीक है, तो वो आपको स्वतंत्रता क्यों देना चाहेगा? वो नहीं देना चाहेगा, वो मना करेगा। लेकिन फिर क्या होता है कि आप अचानक से स्थिति खराब होती है। स्थिति क्या खराब होती है? आपको पता है कि 1939 में आपका द्वितीय विश्व युद्ध चालू हो जाता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपका चालू हो जाता है। अब इस वर्ल्ड वॉर में हिटलर, जो जर्मनी का हिटलर था, वो यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन को पराजित करता है और ब्रिटेन परेशान होकर उसे लगता है कि नहीं अब तो हम हार रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ब्रिटेन को लगा कि उससे सैनिकों की ज़रूरत है, प्लस वित्तीय तंत्र की ज़रूरत है, और भी कई सारी सामग्रियों की ज़रूरत है। और इस वजह से ब्रिटेन ने भारत की तरफ देखना शुरू किया। और भारत क्या कर रहा था? भारत संविधान की मांग कर रहा था। तो फिर ब्रिटेन ने 1 अगस्त प्रस्ताव लाया और इस अगस्त प्रस्ताव में पहली बार बोला गया कि ठीक है, आप अगर संविधान की मांग कर रहे हैं तो हम आपके लिए संविधान बनाएंगे। कब आया था? ये आया था 1940 में। तो आपको बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझना है कि पहली बार ब्रिटेन कब मान रहा है भारतीयों की मांग कि हाँ चलो तुम अपना संविधान बना लो। तो ये मान रहा है 1940 में। लेकिन यहाँ कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। मतलब जैसे कि आप अपने पिताजी से बोलो या अपनी माताजी से बोलो कि माताजी मेरे को आईफोन चाहिए, तो माताजी बोलती हैं ठीक है, नेक्स्ट महीने की जब भी सैलरी या जब भी कुछ होगा तो हम फ़ोन दिला देंगे। लेकिन ऑफिशियल तौर पर वो ये नहीं बोल रही हैं कि हाँ ठीक है हम तुम्हें फ़ोन इस डेट को दिला देंगे। तो औपचारिक घोषणा नहीं की गई। ठीक है, और ये अगस्त प्रस्ताव क्यों आया था? क्योंकि ब्रिटिश को चाहिए था भारत का सहयोग। इसको ध्यान कैसे रखना है? अगस्त, अगस्त से क्या होता है? आश्वासन। मतलब आश्वासन दे दिया ब्रिटिश सरकार ने कि चलो ठीक है तुम अपना संविधान बना लो, बाकी औपचारिक मांग नहीं की गई। तो अगस्त प्रस्ताव पारित होने के बाद या अगस्त प्रस्ताव आने के बाद अगला जो महत्वपूर्ण कदम उठाया जाता है ब्रिटिश सरकार द्वारा वो आपका है क्रिप्स मिशन। ये क्या था? दरअसल इस टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपका जापान भी शामिल हो चुका है और जर्मनी का तो चल ही रहा था। इसकी वजह से क्या होता है कि ब्रिटिश सरकार और कमज़ोर हो जाती है। लंदन में बैठी हुई ब्रिटिश सरकार और कमज़ोर हो गई। अब उसे भारत की ज़रूरत है, भारत के सैनिकों की ज़रूरत है, भारत के वित्तीय तंत्र की ज़रूरत है। अब उसको पूर्णतः भारत पर निर्भर है। तो ऐसे में क्या होता है? इस टाइम फोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भेजा जाता है जिसको हम कहते हैं क्रिप्स मिशन। तो ये भी कुछ अलग नहीं था, ये अगस्त प्रस्ताव की तरह ही था। इसमें भी आश्वासन देने की बात की गई थी। इसमें कौन सी प्रमुख मांग बात की गई थी? तो इसमें जो बात की गई थी सबसे पहली जो थी कि हम आपको डोमेनियन स्टेटस का दर्जा देंगे। डोमेनियन स्टेटस क्या होता है? डोमेनियन स्टेटस का सीधा सा मतलब है कि आपको आज़ादी मिलेगी, लेकिन आज़ादी सीमित दायरे में मिलेगी। जैसे कि आप अपने गांव में सरकार चलाने के लिए के काबिल हो, लेकिन जो बाहरी निर्णय होंगे वो हम लेंगे। तो डोमेनियन स्टेटस का सीधा सा मतलब आप ऐसे समझिए कि भारत के अंदर जो सरकार होगी वो भारतीयों द्वारा ही चलाई जाएगी, लेकिन विदेशी जो मामले होंगे या सैन्य से संबंधित मामले होंगे या वित्तीय तंत्र के कोई महत्वपूर्ण मामले होंगे उस पर नियंत्रण अभी भी ब्रिटिश सरकार का रहेगा। तो इसको बोलते हैं डोमेनियन स्टेटस। कई बार आपको ये पढ़ने को मिलता होगा, आपको कन्फ्यूजन होती होगी कि ये स्टेटस क्या होता है। खैर, तो इसमें पहला प्रोविजन किया गया था डोमेनियन स्टेटस का। दूसरा प्रोविजन क्या किया गया था कि जब भी युद्ध खत्म होगा, युद्ध खत्म होने के बाद आप संविधान सभा बना सकोगे। ठीक है, यानी अभी भी ये नहीं बताया गया है कि संविधान सभा का निर्माण आखिर कब होगा, एक निर्धारित तिथि नहीं बताई गई है। तीसरा, जो सबसे खराब और सबसे बेकार इसका क्रिप्स मिशन का निर्णय था, वो निर्णय था कि जो भी देश, मतलब जो भी रियासत बोल लो या जो भी प्रांत, बहुत सारे इस टाइम पर प्रांत थे, रियासतें थी, जो भी प्रांत या रियासत इस भारतीय संघ में शामिल नहीं होना चाहता है उससे अपना अलग संविधान बनाने की स्वतंत्रता होगी। ठीक है, तो कुल मिला के इसने क्या किया? भारत को क्रैक करने का काम किया। ठीक है,
तो क्रिप्स से क्या याद रखना है? क्रैक। जब भी बात आएगी तो क्रिप्स ने क्या किया? भारत को क्रैक करने का काम कर दिया है, यानी तोड़ने का काम कर दिया है। और यही मेन प्रोविजन था जिसकी वजह से कांग्रेस इस मांग को नहीं मांगती है। और इसमें स्पष्ट तौर पर बात नहीं की गई थी कि पाकिस्तान अलग राज्य बनेगा या नहीं बनेगा। और उस टाइम मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग सबकी मांग थी कि पाकिस्तान अलग राज्य बनाओ, तो इसमें वो मांग भी नहीं शामिल थी। तो कुल मिला के कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग दोनों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया और इसको स्वीकार नहीं किया। तो जब स्वीकार नहीं करता है तो क्रिप्स चुपचाप वापस लंदन चला जाता है। तो सेम चीज़ इसमें यही लिखी है, डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया गया, संविधान सभा के गठन की बात की गई और सदस्यों का किस तरीके से चयन होना था, तो वो ये प्रावधान आपके लिए उतना जरूरी नहीं है। कुल मिला के ये था कि भारतीय रियासतें जो होंगी वो अपने प्रतिनिधि को नॉमिनेट करेंगी। नॉमिनेट का क्या मतलब है? मान के चलोगे जैसे जूनागढ़ की जो रियासत होगी, तो जूनागढ़ से जो चुनकर आएगा, तो जूनागढ़ का जो सरदार था, वो सरदार जिसको भी उचित समझे उसको संविधान सभा में बैठा सकता है कि जाओ भाई मेरे बिहाफ पर तुम जाके संविधान सभा में बैठो और वहां पर संविधान बनाओ। तो इससे बोलते हैं नॉमिनेट। रियासतें नॉमिनेट करेंगी अपने मेंबर्स को, और जो प्रांत थे, तो प्रांत की जो विधानसभाएं थी वो विधानसभाएं मिलकर किसी सदस्य को निर्वाचित करेंगी। यानी जनता का निर्वाचन यहाँ नहीं है, जनता निर्वाचित नहीं कर रही, यहाँ कर रहे हैं प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य। तो ये चीज़ याद रखनी है आपको। और जो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि प्रांतों को पृथक होने का अधिकार था। तो कुछ इस प्रकार के प्रोविजन थे जिसे ना कांग्रेस मानती है ना मुस्लिम लीग मानती है, तो ये मिशन भी असफल होता है और चला जाता है। भारत में लगातार संविधान की मांग होती रहती है और इस बीच क्या होता है कि मुस्लिम लीग पाकिस्तान मुक्ति दिवस करके चलाती है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सांप्रदायिक दंगे होते हैं और ब्रिटिश सरकार पर दबाव होता है कि अब आप आज़ादी दो। क्यों दबाव होता है? क्योंकि इस टाइम तक आप देखिए यूनाइटेड नेशन की स्थापना हो चुकी है, यूएसए बड़ी शक्ति बनकर उभर आया है। तो ये सारे लोग ब्रिटेन पर दबाव बनाते हैं कि भाई अब औपनिवेशिक या उपनिवेश बनाने का समय खत्म हो चुका है, आप भारत को आज़ादी दो। तो अब वहाँ की सरकार कैबिनेट मिशन भेजती है। कैबिनेट मिशन में कौन कौन से सदस्य भेजती है? ये लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, तो ये 3 नाम याद रखना, हमेशा एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कैबिनेट मिशन के इसमें से सदस्य कौन से नहीं थे या कौन थे। तो इसका फॉर्मूला क्या याद रखोगे आप? इसका फॉर्मूला याद रखोगे साप। ठीक है, ये इस बार साफ इसे बोल सकते हो या सौंप बोल सकते हो, जो भी आप बोलना चाहो। ESAP याद रखना। एस से क्या हो जाएगा? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये वही क्रिप्स हैं जो क्रिप्स की योजना लेकर आए थे। ए से क्या हो जाएगा? एवी अलेक्जेंडर। और पी से हो जाएगा पैथिक लॉरेंस। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो पास, ये ज़्यादा फॉर्मूला सही है। आप पास इसको याद रखिए, और पास से क्या इससे निष्कर्ष निकालिए कि ये जो योजना थी वो इस बार अब योजना ये पास हो चुकी है। पास किस लिए हो गई है? क्योंकि कमोबेश इसने मुस्लिम लीग और कांग्रेस की सारी मांगे मान ली थी, और कुल मिला के कैबिनेट मिशन आज़ादी के लिए ही और संविधान सभा के निर्माण के लिए ही आया था। तो ये योजना पास हो जाती है, और पास से आप इसके सदस्यों का नाम याद रखेंगे। पी से हो गया पैथिक लॉरेंस, ए से हो गया अलेक्जेंडर और एस से हो गया स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो ठीक है, आपने पास से याद कर लिया इनके सारे नाम। ठीक है, अब चलते हैं कि इसने क्या गठन का क्या प्रस्ताव रखा। इसने बोला कि ठीक है हम संविधान सभा गठन के लिए आए हैं यहाँ पर, तो संविधान सभा का गठन होगा तो कहाँ से कितने सदस्य आएंगे? तो ये देखो आप ऐसे कुछ इमेजिन करो, उस टाइम का ये भारत रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी रियासतें थी, जैसे जूनागढ़ की यहाँ रियासत हो गई, यहाँ हैदराबाद की रियासत हो गई, यहाँ जम्मू कश्मीर की रियासत हो गई, यहाँ पटियाला की रियासत हो गई। ठीक है, निज़ाम, गायकवाड़, इस तरीके की बहुत सारी यहाँ पर रियासतें थी। तो ब्रिटिश सरकार ने बोला कि जो रियासतों के सदस्य होंगे उनकी संख्या होगी 93, और जो प्रांतीय सरकारें हैं, प्रांत जो हैं उस टाइम पर, उनकी संख्या थी 296। ये टोटल कितना हुआ? तो कुल मिला के जो संविधान सभा की संख्या डिसाइड की गई थी वो डिसाइड की गई थी 389। इन 296 में 4 उस टाइम आपके अलग प्रांत हुआ करते थे। ठीक है, मुख्य आयुक्त उस टाइम होते थे, उनके अलग प्रांत थे, उनका नाम था दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। इसको याद करने की आपकी ट्रिक है ABCD। ए से अजमेर, बी से ब्रिटिश बलूचिस्तान, सी से आपका कुर्ग हो जाएगा, और डी से डी से दिल्ली। तो इनकी याद करने की ट्रिक है ABCD, इनको याद रखिएगा। देखिए यहाँ मैं क्यों हर जगह आपको ट्रिक बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन PCS यहाँ से जरूर पूछेगा आपसे
इसलिए मैं डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वरना क्वेश्चन अगर कम आते तो मैं उस हिसाब से चैप्टर में कंटेंट भी कम रखता और चीज़ें आपके साथ कम ही शेयर करता। तो जो मैं बता रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सीटों की संख्या याद रखनी है। टोटल कितनी बताई थी मैंने? टोटल 389 सीट्स की व्यवस्था की गई। 389 में आपकी 93 थी देसी रियासतों से और आपकी 296 थी ब्रिटिश प्रांत से। इस 296 में 4 आपके मुख्य आयुक्त के प्रांत होते थे, तो 4 ये थी और 292 ये हो गई। तो ये कुल मिला के सीटों की संख्या थी। आगे चलते हैं। तो ये सीटों की संख्या का आवंटन कैसे किया गया था? तो प्रति 10 लाख जनसंख्या में एक सीट आवंटित की गई थी। तो कुल मिला के आप ध्यान रखिए कि 389 सीटें आवंटित की गई थी, तो उस टाइम पर कुल मिला के 40 करोड़ जनसंख्या रही होगी। ठीक है, तो इस भारत में आपका ये इस तरीके का पाकिस्तान वाली भी जगह उस टाइम पर शामिल थी। तो इस टोटल भूभाग में, इसको ऐसे कर देते हैं, इस टोटल भूभाग में आपके 40 करोड़ जनसंख्या उस टाइम पर रहती थी। खैर चलते हैं आगे। तो जो कैबिनेट मिशन ने बोला उसके आधार पर चुनाव होते हैं। चुनाव होने के बाद आपका संविधान सभा तैयार हो जाती है। अब एक यहाँ पर चीज़ और हमारे लिए समझने की ज़रूरत है, वो समझने की ये ज़रूरत है कि चुनाव हुए तो किस तरीके से हुए थे। देखो 60% चीज़ें तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखो चुनाव 2 तरीके से हुए थे। ठीक है, पहला क्या था कि जैसे मैंने देसी रियासतों को बताया कि देसी रियासतों से जो सदस्य आए थे 93, ध्यान रखना कितने आए थे? 93। यहाँ से जो सदस्य आए थे वो सारे के सारे थे मनोनीत, नॉमिनेटेड, मतलब सरदार को जो मनाया उसने वो सेलेक्ट करके भेज दिया। दूसरे कौन से थे? प्रांतीय विधानसभाओं से। तो प्रांतीय विधानसभाओं से कितने आए थे? 296। वो 296 कैसे आए थे? जो विधानमंडल के सदस्य होते थे, विधानमंडल के जो सदस्य हुए वो विधानमंडल के सदस्य चुनकर भेजते थे। ठीक है, तो वो निर्वाचित करके भेजते थे। तो अब आप एक चीज यहाँ पर गौर करने वाली है, गौर करने वाली क्या है कि प्रांतीय विधानमंडल के जो सदस्य आ रहे हैं वो निर्वाचित किससे हो रहे हैं? विधानमंडल के सदस्य से ही, यानी जनता उनको निर्वाचित नहीं कर रही है। जनता निर्वाचित नहीं कर रही है। अगर जनता निर्वाचित नहीं कर रही है तो आप ये बोल सकते हैं कि ये अप्रत्यक्ष तरीके से आए हैं, प्रत्यक्ष तरीके से चुनकर नहीं आए हैं, अप्रत्यक्ष तरीके से आए हैं। और ये जो मनोनीत है ये भी अप्रत्यक्ष हो गए। तो सवाल यहाँ पर आता है कि जो संविधान सभा के सदस्य थे वो प्रत्यक्ष रूप से आए थे। अगर ऐसा स्टेटमेंट आता है तो वो आपके स्टेटमेंट गलत होता है। सेम चीज़ यहाँ पीडीएफ में लिखी है कि संविधान सभा वयस्क मताधिकार पर आधारित प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं थी। ये स्टेटमेंट बार बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने जानबूझकर इस स्टेटमेंट को यहाँ पर मेंशन किया है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं थी। मनोनीत देसी रियासतों के लोग जो आए थे वो मनोनीत थे। निर्वाचक मंडल कैसे बना था कि राज्यों और प्रांतों की विधानसभाओं का उपयोग करके निर्वाचक मंडल बना था। निर्वाचक मंडल ऐसा होता है कि मान के चलो कि निर्वाचक मंडल का ऐसे ही हो गया कि जितने लोग वोट देने वाले हैं उनके संपूर्ण समूह को निर्वाचक मंडल बोला जाता है। बहुदलीय निकाय थी, यानी इसमें कांग्रेस भी थी, मुस्लिम लीग भी थी और अन्य छोटे दल भी शामिल थे। होता क्या है कि जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव होते हैं। ध्यान रखना कैबिनेट मिशन कब आ रहा है? मार्च 1946 में। ये देखो काल क्रोनोलॉजी भी यहाँ से आयोग पूछता है, तो ये सारी डेट्स भी याद रखनी है आपको। मार्च 1946 में आया, उसने सारा सिस्टम बनाया और जुलाई अगस्त में चुनाव होते हैं। अब चुनाव में क्या होता है कि जो कांग्रेस को सीट मिलती हैं वो कांग्रेस को सीट मिलती हैं आपकी 208 और मुस्लिम लीग को जो सीट मिलती हैं वो केवल 73 मिलती हैं। अब मुस्लिम लीग को बड़ा झटका लगा। मुस्लिम लीग को लगा कि यार ये तो सही नहीं है, मुझे इतनी कम सीटें मिली हैं। और तो इसकी क्या होती है, मुस्लिम लीग की डिमांड, पाकिस्तान की डिमांड और तेज़ हो जाती है और 16 सितंबर 1946 को मुक्ति दिवस की घोषणा जिन्ना द्वारा और मुस्लिम लीग द्वारा कर दी जाती है और सांप्रदायिक दंगे फैलने लगते हैं। खैर कुल वो सब छोड़िए, चुनाव होते हैं। चुनाव होने के बाद क्या होता है कि अब एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है। अब अंतरिम सरकार क्या होती है? अंतरिम सरकार का सीधा सा मतलब ये हुआ कि जब तक कोई सिस्टम नहीं है, जब तक कोई पक्की सरकार नहीं बन जाती है, तब तक एक टेम्परेरी गवर्नमेंट का निर्माण किया जाता है। मान के चलो आपको स्कूल जाना है और आपने अपने पिताजी से साइकिल का डिमांड की है, लेकिन साइकिल अभी वो उपलब्ध नहीं करा पाए हैं, तो उन्होंने आपको बोला है कि एक सेकेंड हैंड साइकिल है, तब तक इससे काम चलाओ। तो वो आपके लिए जो साइकिल हुई वो अंतरिम साइकिल हुई। ठीक है, तो अभी अंतरिम सरकार बन जाती है। तो अंतरिम सरकार का घोषणा कब होती है? 24 अगस्त 1946। देखिए आपके चुनाव कब हो चुके हैं? जुलाई अगस्त में हो चुके हैं। जैसे ही चुनाव हुए उसके बाद 24 अगस्त 1946 को घोषणा हो जाती है। देखो डेट याद रखना, डेट पूछी जाती है ये। और इसके बाद 2 सितंबर 1946 से इसने कार्यभार ग्रहण कर लिया। तो ऐसे याद करना है कि अगस्त से होता है अनाउंसमेंट,
और सितंबर, सितंबर से मतलब सिटिंग, सिट। वर्डों से आप चीज़ों को याद रखना, अगर कन्फ्यूज़न हो कल को कि भाई कब चुनाव हुए थे, कब घोषणा हुई थी, तो 24 अगस्त, अगस्त का मतलब अनाउंसमेंट हो चुकी है, सरकार की घोषणा हो चुकी है, और 2 सितंबर कार्यभार ग्रहण कर लिया है। अब इसमें क्या था, कार्यपालिका परिषद भी होगी, ठीक है, जैसे कि अभी मंत्रिमंडल होता है हमारी सरकार में, तो वैसे यहाँ कार्यपालिका परिषद भी थी। इसका अध्यक्ष जो था वॉयसरॉय था, इस टाइम पर वॉयसरॉय कौन थे, वो आपके वेवल थे, ठीक है। तो ये आपके अध्यक्ष बने थे और उपाध्यक्ष आपके जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। कुछ मंत्री, अब देखो मंत्रिमंडल होगा तो मंत्रिमंडल में आपके मंत्रालय भी किसी ना किसी को तो आवंटित किए जाएंगे। तो जो मंत्रालय आवंटित किए गए थे वो किए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग। तो यहाँ पर एक वर्ड है प्रसाद, प्रसाद से याद रखना है, प्रसाद क्या होता है, खाने वाली चीज़ होती है ना, खाद, और प्रसाद किससे बनता है, कृषि से बनता है, तो इनके नाम से याद करना है, खाद्य एवं कृषि विभाग। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये मजबूत इंसान थे इसलिए इनको होम मिनिस्ट्री टाइप की चीज़ें दी गई, सूचना दिया गया। सरदार बलदेव सिंह, बल है इनके अंदर बहुत ज़्यादा, इसलिए इनको बोला गया कि आप जाके रक्षा विभाग संभालो। तो सही मिलान के लिए जब ये आता है तो फिर हम वहाँ कन्फ्यूज़न होती है, तो इसलिए हमें कुछ ना कुछ लॉजिक लगा के, ट्रिक लगा के हमें याद करना है, ठीक है। अब अंतरिम सरकार गठित हो गई, तो अंतरिम सरकार जो काम कर रही है वो नियम बनाने का काम कर रही है, वही लोग आपके संविधान सभा के बैठक भी कर रहे हैं, ठीक है। तो दो लोग, दो काम एक साथ हो रहे हैं। ये अंतरिम सरकार सरकार चला रही है और यही संविधान सभा की बैठक भी कर रही है। तो संविधान सभा की पहली बैठक आपकी होती है 9 दिसंबर, और जाहिर सी बात है मुस्लिम लीग को केवल 70 सीट मिली है, तो वो काफ़ी मतलब गुस्सा है और उसने मुक्ति दिवस की घोषणा कर दी है, तो वो संविधान सभा की पहली बैठक में नहीं आती है, बहिष्कार करती है। 9 दिसंबर को जब संविधान सभा की पहली बैठक होती है तो ये होगा कि भाई कोई ना कोई अध्यक्ष भी होना चाहिए जो रेगुलेट करे सारे काम को। तो ऐसे में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है अध्यक्ष। इनको क्यों बनाया जाता है, क्योंकि ये सबसे वरिष्ठ होते हैं तो इनको चुन लिया जाता है, ठीक है। लेकिन बाद में क्या होता है, 2 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष इनको बनाया जाता है, और उपाध्यक्ष किनको बनाया जाता है, एस.सी. मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी, इनको आपका उपाध्यक्ष बनाया जाता है। और संवैधानिक सलाहकार, मतलब सलाह देने का काम कि किस तरीके से चीज़ें आगे चलेंगी, वो बेनेगल नरसिंह राव, बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया जाता है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हमें याद रखनी है। आगे चलते हैं। अब क्या होता है कि 2 दिन बाद नेहरू जी एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। डेट नहीं याद भूलनी है, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। 24 अगस्त 1946 इस दिन अंतरिम सरकार की घोषणा हो रही है। सितंबर 1946 संविधान सभा, सॉरी अंतरिम सरकार सिट हो गई, मतलब बैठ गई। 9 दिसंबर 1946 इस दौरान क्या हो रहा है, संविधान सभा की पहली बैठक हो रही है। 11 दिसंबर को क्या हो रहा है, जो सच्चिदानंद सिन्हा अभी तक अस्थायी अध्यक्ष थे, अब स्थायी अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया जा रहा है। इसके जस्ट 2 दिन बाद 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ पर 2-2 दिन का गैप है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये डेट्स इंपॉर्टेंट है, पूछी जाएंगी, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। होता क्या है कि जैसे दिसंबर में उन्होंने जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब ये था कि संविधान का निर्माण, संविधान की मूल संरचना, संविधान के आखिर कौन से अधिकार देना चाह रहा है, कुल मिला के संविधान का उद्देश्य क्या है। तो इसी के लिए जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसकी स्वीकृति 22 जनवरी 1947 को मिल गई थी और संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कर दिया था। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। 13 दिसंबर को जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था वो 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया गया है, ठीक है। इसके बाद अब क्या होता है कि इधर तो संविधान आपका बन रहा है, सारी चीज़ें चल रही हैं सही तरीके से, संविधान का निर्माण हो रहा है, जो समितियां गठित की गई हैं वो समितियां अपना काम कर रही है, लेकिन यहाँ मुस्लिम लीग का अपना अलग ही चल रहा है। उसने अपना जिद ठान लिया कि उसे अलग पाकिस्तान चाहिए। अब ब्रिटिश सरकार के सामने सेकेंड चैलेंज ये आ गया है। पहला क्या था, पहले तो चलो संविधान सभा की बात हो रही थी, ब्रिटिश सरकार ने वो भेजा। अब सेकेंड चीज़ हो गई कि उसे चाहिए यहाँ से आज़ादी। अब आज़ादी के लिए लगातार यहाँ पर वो लोग दंगे कर रहे हैं, सांप्रदायिक हिंसा चल रही है। अब फिर से ब्रिटिश सरकार ने इसके लिए क्या किया, माउंटबेटन के नेतृत्व में एक योजना बनाई, और इस योजना का उद्देश्य था कि भाई अगर भारत का विभाजन करके उस सांप्रदायिक हिंसा को रोकी जा सकती है तो आप वो विभाजन कर दो, बिना विभाजित करे सांप्रदायिक हिंसा रोकी जाती है
तो वो आप अपना देखो जाके। तो 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटेनबेटन द्वारा ये योजना प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, और योजना के तहत क्या होता है कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन कर दिया जाता है। ठीक है, देखो हिस्ट्री में ये सारी चीज़ें विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे, क्या क्या इस दौरान हो रहा था, कौन कौन सी चीज़ें हुई। पॉलिटी में हमें ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है, बस बेसिक बेसिक चीज़ें जाननी है। तो अब क्या हुआ कि हमारे पास 389 जो सदस्य थे, ठीक है, 389 सदस्य थे, इसमें से 90 सदस्य आपके पाकिस्तान में चले गए। ठीक है, तो कितने बचे? 299 सदस्य बने। अब 299 में आपके 70 तो देसी रियासतों के बच्चे, पहले कितने थे? 93। तो 93 में लगभग 23 सदस्य जो देसी रियासतों के थे वो तो पाकिस्तान चले गए, और कुछ ब्रिटिश भारतीय प्रांत भी पाकिस्तान गए। तो यहाँ कितने बचे? 229। तो ये आपके पाकिस्तान से अलग होने के बाद ये सदस्य संख्या है। देखो मेंस में क्वेश्चन यहाँ से आ चुका है और प्रीलिम्स में हर साल आता है, इसलिए मैं बार बार आपको जोर दे रहा हूँ, संख्या प्लस डेट्स दोनों आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है, सीटें हमारी कम हो जाती हैं। अब इस बीच क्या होता है, अंबेडकर जी के नेतृत्व में ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया जाता है। कब किया जाता है? 29 अगस्त 1947। ठीक है, तो ध्यान रखना है, अगर आप नहीं याद कर सकते हो, ठीक है, तो आप ऐसे याद करो कि 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिल रही है, और अब क्या होता है कि देश का विभाजन हो चुका है, बहुत सारे परिवर्तन आ चुके हैं, और 14 दिन तक संविधान सभा परेशान रहती है कि यार पहले तो हम इस तरीके से संविधान बना रहे थे, अब कैसे संविधान बनाएं, बहुत सारी चीज़ें दिक्कत हो गई। तो फिर बोलते हैं 14 दिन तक परेशान होने के बाद जब संविधान सभा परेशान हो गई, तो फिर अंबेडकर जी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि आप अब देखो सारा काम, अब हमारे बस की बात नहीं है। तो 29 अगस्त 1947 को अंबेडकर जी की अध्यक्षता में एक ड्राफ्टिंग मतलब प्रारूप समिति का गठन होता है। प्रारूप समिति का गठन होता है, और यह समिति कुल मिला के संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों से लेकर भाग से लेकर सारी चीज़ें यही प्रारूप समिति ही बनाती है अंबेडकर जी की अध्यक्षता में। खैर आगे चलते हैं। अब संविधान सभा अपना काम कर ही रही थी, अंबेडकर जी आए, उन्होंने भी अपना काम किया। अब 4 नवंबर तक 1948 तक लगभग 14 महीने बाद आपका संविधान एक तरीके से लगभग थोड़ा बहुत बन चुका था। तो होता क्या है कि अब संविधान मान के चलो एक रफ या ड्राफ्ट आपका तैयार हो चुका है, तो अब उसको आप पढ़ के सुनाओगे सबके सामने संविधान सभा में। तो जब पहली बार रीडिंग हुई थी वो आपकी हुई थी रीडिंग 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर के बीच में, यानी 5 दिनों तक इसकी रीडिंग हुई। और यूजुअली क्या होता है, जब आप पहली बार कोई सिलेबस पढ़ते हो तो आप ज़्यादा ध्यान नहीं देते, आप बस जल्दी जल्दी उसको ख़त्म करने में आपका प्रयास रहता है, और फिर जब आप पाँच दिन में आप सिलेबस ख़त्म कर देते हो। लेकिन जब आपको ध्यान आता है कि यार जो भी पढ़ा वो तो मुझे याद ही नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं याद हुआ है, तो फिर आप उसे दूसरी बार ढंग से पढ़ने बैठते हो। संविधान सभा ने भी यही किया। दूसरी बार 1 साल बाद फिर 5 दिन उन्होंने पढ़ा, और 5 दिन में थोड़ा बहुत कुछ कुछ चेंजेस हुए, वो बोले कि 1 साल तक वो चेंज करते रहे। लेकिन जब अगली बार पढ़ने बैठे तो 15 नवंबर 1948, ठीक है, 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949, यानी लगभग 1 साल तक वो पढ़ते ही रहे। सीधा सा मतलब ये नहीं था कि वो सिर्फ पढ़ रहे हैं और कुछ काम नहीं हो रहा है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की रीडिंग हो रही है, उसमें जहाँ जहाँ कमी संविधान सभा को लग रही है वहाँ वहाँ संशोधन भी किया जा रहा है, और इस दौरान प्रत्येक अनुच्छेद में विस्तार पूर्वक चर्चा की जाती है। इसके बाद क्या होता है, थर्ड रीडिंग होती है, और ये थर्ड रीडिंग आपकी होती है 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक के बीच में। ठीक है, तो कुल मिला के क्वेश्चन अगर आता है कि संविधान सभा की कितनी रीडिंग हुई थी, कितना वाचन हुआ था, तो 3 बार हुआ था। सबसे ज़्यादा वाचन में किस में टाइम लगा? सेकेंड वाले में लगा, लगभग आपका 1 साल लगा इसमें वाचन में। ओके, ठीक है, संविधान सभा ने इसे पढ़ भी लिया है, सारा सब कुछ कर लिया है। अब 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय बीत चुका है। आपको ये याद करने में कन्फ्यूज़न होगा, आप इसको ऐसे याद करो कि 3 साल का समय बीत चुका है। 3 साल के 12 दिन पहले, जस्ट 12 दिन पहले, 3 साल का जैसे ही 12 दिन पहले आप करोगे तो 2 साल 11 महीने 18 दिन आ जाएंगे। तो 3 साल में 12 दिन कम, इतना समय लगा है आपके संविधान को बनाने में।
जिसमें 11 अधिवेशन हुए हैं, यानी 11 बार सभी लोग बैठे हैं, एक जगह आकर बैठकर चर्चा की है। जैसे कि मान के चलो कि संसद में सदन चलता है, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, ग्रीष्मकालीन सत्र, इसी तरीके से यहाँ अधिवेशन हुए थे, जो कि कुल हुए हैं 11। ठीक है, ये 11वां अधिवेशन कब हुआ था? ये हुआ था आपका 26 नवंबर 1949 में, ध्यान रखना है। लेकिन संविधान का अंतिम बैठक कब हुई थी? अंतिम बैठक हुई थी आपकी 24 जनवरी 1950। ठीक है, तो कुल मिला के अधिवेशन 11 हुए थे। लेकिन अगर इस अंतिम बैठक को भी शामिल किया जाए तो आपसे, अगर अंतिम बैठक को भी शामिल करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तब आपका उत्तर होगा कि 12 अधिवेशन हुए थे। वैसे आपके जो ऑफिशियली तौर पर अधिवेशन हुए हैं वो 11 हुए हैं, लेकिन अंतिम बैठक हुई है 24 जनवरी 1950। अगर इसको भी शामिल किया जाता है तो आपके 12 अधिवेशन होते हैं। तो ठीक है, 12 अधिवेशन हुए। जब जब सदन बैठा, मतलब संविधान सभा जब जब बैठी, तो कुल कितने दिन तक बैठी? 161 दिन बैठी। तो कुल मिला के जब ये बात आती है कि भाई 2 साल 11 महीने 18 दिन हमें संविधान बनाने में लगा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि संविधान सभा लगातार वहीं बैठी रही है। संविधान सभा एक बार आती थी, बैठती थी, अधिवेशन होते थे, फिर अपने अपने काम निर्धारित कर लेते थे कि हाँ, मेरा इस समिति में हूँ तो मेरा ये काम है, आप इस समिति में, आपका ये काम है, और हम अगली बार 2 महीने बाद या 1 महीने बाद मिलेंगे, तब तक आप अपने अपने काम करिए। तो कुल मिला के 165 दिन ये आपकी संविधान सभा बैठी है। तो ये फैक्ट कुछ आपके लिए याद करना जरूरी है। फिर क्या होता है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा अंगीकृत कर लिया जाता है, अधिनियमित कर लिया जाता है और आत्मार्पित कर दिया जाता है। अब इसका मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, तो इसको ऐसे अंगीकृत का मतलब अपना लिया गया है कि ये जो संविधान हमने बनाया है, इसको एक तो हम अपना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपना रहे हैं। अधिनियमित मतलब अधिनियम से बना हुआ ये शब्द है, अधिनियमित। तो अधिनियमित का मतलब है कि ये कानून के तौर पर यह संविधान लागू हो चुका है। तीसरी चीज, आत्म अर्पित। 2 शब्दों से यह शब्द मिलकर बना है। कौन से ये 2 शब्द हैं? आत्म प्लस अर्पित। आत्म का मतलब है स्वयं से, और अर्पित का मतलब होता है अर्पण। मतलब हम इसका स्वयं से अर्पण कर रहे हैं, स्वयं से हम इसको अपना रहे हैं। इस शब्द को इसलिए जोड़ा गया था ताकि कल को ये ना बोले कि ब्रिटिश सरकार ने जो बना के दिया है, या ब्रिटिश सरकार के कहने पर हम इसको अर्पण कर रहे हैं या अर्पित कर रहे हैं। नहीं, हम खुद से इसको अर्पित कर रहे हैं। यानी ये चीज़ हमारी फ्रीडम को दिखाती है, स्वतंत्रता को दिखाती है। देखिए, संविधान में जो जो एक एक शब्द लिखा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और हमें सारे शब्दों का मतलब भी पता होना चाहिए। और ये तो प्रस्तावना में ये 3 शब्द लिखे हैं, तो अगर कोई प्रस्तावना से पूछ लेता है कि इन तीनों शब्दों का क्या मतलब है, तो मैंने आपको वो चीज़ें बताई। अब क्या होता है कि संविधान इस दिन बन गया। अब सबको ये था कि यार संविधान जल्दी बनाओ, कितना टाइम ले रहे हो, बहुत सारे प्रावधान लागू करने हैं। तो बहुत सारे प्रावधान लागू किए। कौन से? नागरिकता, चुनाव, अस्थायी संसद और इस तरीके के। अब देखोगे आप, नागरिकता का प्रावधान क्यों लागू किया, चुनाव का क्यों लागू किया, अस्थायी संसद का क्यों लागू किया गया? दरअसल क्या थे कि जो पहले की सरकार थी वो मैंने बताया था टेम्परेरी गवर्नमेंट थी। याद होगा ना, 24 अगस्त को जो जिसकी घोषणा हुई थी वो टेम्परेरी गवर्नमेंट थी। अब बात हो रही है कि नहीं, अब नए सिरे से चुनाव होंगे और नई सरकार बनाई जाएगी। तो नए चुनाव की वजह से नागरिकता, जिससे कि कौन कौन वोट डाल सकता है, चुनाव मतलब चुनाव कैसे होगा, चुनाव होने के बाद संसद क्या होगी, और कुछ कुछ प्रावधान लागू कर दिए गए थे। तो कई बुक में मिलता है कि 15 संविधान के प्रावधान लागू किए गए थे, कुछ में होता है कि 16 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे। तो इन दोनों में से कोई भी आता है तो आपका सही हो जाएगा वो उत्तर। लेकिन हाँ, इन दोनों से अलग हटकर आता है तो वो गलत होगा। फिर क्या होता है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब होती है? 24 जनवरी को, जैसे मैंने बताया था कि 12वीं और अंतिम बैठक होती है। 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर करते हैं, और इस दिन राजेंद्र प्रसाद को स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति माना जाता है। इसी दिन आपका राष्ट्रीय गीत अपनाया जाता है। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों अपनाए जाते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिए कि जब भारत का राष्ट्रपति बन जाएगा, ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो हमारे पास अपना राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान भी को भी औपचारिक मान्यता मिलनी चाहिए। तो ये 24 तारीख को ही आप औपचारिक मान्यता मिली थी। तो आपको याद रखना है कैसे, 3R। 3R से राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बन रहे हैं। राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत, इन सारी चीज़ों को 24 जनवरी को अपनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई उस दिन क्या हुआ, और संविधान 26 जनवरी को लागू हो गया। अब 26 जनवरी को क्यों लागू हुआ? तो देखो, इतिहास में आप लोग पढ़ते हो ना कि जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, लाहौर अधिवेशन 1929 का, तो उस लाहौर अधिवेशन में ये बात की गई थी कि हम 26 जनवरी को तिरंगा फहराएंगे।
तो 26 जनवरी 1930 को। तो कहीं ना कहीं ये पुरानी परंपरा जो थी, ये पुराने 26 जनवरी का जो महत्व था, कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था लगभग 20 साल पहले, तो इस महत्व को बनाए रखने के लिए, क्योंकि इस दिन पहली बार झंडा फहराया गया था सर्वसहमति से, तो इस महत्व को बनाए रखने के लिए भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। हालांकि संविधान तो आपका पहले बन चुका है, अंतिम बैठक 2 दिन पहले हो चुकी है, लेकिन फिर भी इस दिन के महत्व को बनाए रखने के लिए संविधान को 26 जनवरी को लागू किया जा रहा है। तो कुल मिला के हमने संविधान बना लिया है, संविधान को लागू भी कर दिया है। थोड़ी सी बस और इन्फॉर्मेशन इसमें हम देख लेते हैं कि देखो, संविधान सभा में कुछ 15 महिलाएं भी थीं, ठीक है। 15 महिलाएं कौन सी थी? बेगम एजाज रसूल, ये एक मुस्लिम महिला थी, देखो नाम से इनके पता है कि हाँ ये मुस्लिम होंगी। राजकुमारी अमृता कौर, ये क्या थी? ये भारत की स्वतंत्र स्वास्थ्य मंत्री थी। अमृत कौर, तो देखो जिसके पास अमृत होगा तो वो स्वस्थ तो हमेशा रहेगा ही, है ना, ध्यान रखना है हमेशा। सुचेता कृपलानी, ठीक है, ये आपकी पहली मुख्यमंत्री थी, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, ध्यान रखना, याद रखना है इस चीज़ को। सरोजिनी नायडू, ये भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी, कहाँ की थी? यूपी की। हंसा मेहता, महिलाओं की ओर से संविधान सभा को राष्ट्रीय ध्वज भेंट किया था। तो कुल मिला के ये कुछ फेमस महिलाएं हैं संविधान में। जैसे 2024 में क्वेश्चन आया था मेंस का, मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था संविधान सभा के गठन के बारे में टिप्पणी कीजिए। तो संविधान सभा के गठन के बारे में किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं वो हमने सारा डिस्कस किया। उस क्वेश्चन में आंसर में एक पॉइंट आपको ये भी डालना था कि संविधान सभा में महिलाओं का भी नेतृत्व था, और जब आप महिलाओं के नेतृत्व लिखेंगे तो आप इनमें से 2-3 नाम का एज एग्जाम्पल उल्लेख कर देंगे। मान के चलिए सरोजिनी नायडू कर दिया, सुचेता कृपलानी कर दिया, राजकुमारी अमृता कौर का कर दिया, 3 नाम आप उदाहरण के तौर पर लिख देंगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ विषय की आपको अच्छी खासी समझ है। ठीक है, सारी चीज़ें हो गई। अब संविधान बनाया जा रहा था तो कुछ राष्ट्रीय प्रतीक भी लागू किए गए थे। तो संविधान सभा का जो प्रतीक था वो हाथी था। दरअसल क्या था कि वो जो मोहर थी, स्टैम्प था, तो उसमें हाथी का चिन्ह था, तो इस वजह से इसको हाथी का प्रतीक माना गया है। तो देखो आपको भी पता है कि हमारा संविधान सबसे बड़ा है, सबसे विस्तृत है। हाथी क्या होता है? सबसे बड़ा जानवर है। जानवरों में अगर देखोगे आप तो सबसे बड़ा हाथी है। संविधान भी देखो सबसे बड़ा संविधान है, तो आप ऐसे लिंक कर लो कि दोनों बड़े बड़े हैं। सुलेखन किसने किया? तो अंग्रेजी का किया था प्रेम बिहारी, ठीक है, नारायण रायजादा, और हिंदी का वसंत कृष्ण वैद। देखो नाम से इनको लग रहा है वैद, कृष्ण वैद, तो ये हिंदी का करेंगे, ठीक है। सुलेखन, अब इसको ऐसे भी मान लो कि चलो ठीक है, कृष्ण है, कान्हा जी हैं, तो कान्हा जी हमेशा से जाते संवारते हैं ना, और ज़्यादातर हिंदी भाषी लोग कान्हा जी को ज़्यादा प्रेम करते हैं, तो ये हिंदी का कर रहे हैं, और प्रेम बिहारी इंग्लिश का। और इसके बाद संविधान के पृष्ठों में चित्रांकन किया गया था, जैसे यहाँ पर इन पृष्ठों में आपको ये चित्रांकन मिल रहा है, तो वैसे वहाँ किया गया था। तो ये काम किया था नंदलाल बोस के निर्देशन में किया गया था। हालांकि यहाँ से ज़्यादा सवाल नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। अब लास्ट में आता है कि संविधान सभा को लेकर बहुत सारे लोगों ने अपने अपने कमेंट भी किए हैं, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ कि आप इस वीडियो के लिए कमेंट करो, संविधान सभा को लेकर भी बहुत लोगों ने कमेंट किए हैं। क्या कमेंट किए हैं? देखो क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से भी, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इस चैप्टर को लेंदी है, ज़्यादा समय भी हो गया है इस वीडियो को, लेकिन फिर भी मैं डिटेल में चीज़ें इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो वेस्टर्न चर्चिल, इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बोला था संविधान सभा भारत के केवल हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करती है। तो इनका देखो, आप पहले इनकी फ़ोटो देखो, एक बार फ़ोटो देखो इनकी, है ना, देखिए फ़ोटो। अब ये देखो शकल से ही लग रहे हैं कि यार मतलब गुस्सा रहते थे हमेशा भारत के ऊपर, तो इस वजह से भारत के ऊपर गुस्सा है, तो भारत के संविधान सभा को लेकर भी गुस्सा है, तो इसलिए बोल दिया कि भारत सरकार केवल बड़े समुदाय हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करती है। बल्कि ऐसा नहीं था, हर वर्ग के लोग थे, सिख समुदाय भी था, कुछ मुस्लिम्स भी थे इसमें संविधान सभा में, सारे थोड़ी ना पाकिस्तान चले गए थे, लिकायत अली जैसे बहुत लोग। खैर, महात्मा गांधी ने क्या बोला था? महात्मा गांधी ने बोला था कि अपनी हरिजन पत्रिका में बोला था कि संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही मायने में पूरी तरीके से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है। हालांकि गांधी जी का एक और कोटेशन आप याद रखना, संविधान सभा को ही लेकर बोला गया था कि जब संविधान बन जाता है, संविधान बन गया, लागू हो गया, तो महात्मा गांधी जी का कहना था कि कांग्रेस का अब कांग्रेस संगठन को भंग कर देना चाहिए। क्यों? दरअसल ये इसलिए इन्होंने बोला कि कांग्रेस को क्या है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बहुत सारा सम्मान, बहुत सारा रिस्पेक्ट मिल गया था, तो कहीं ऐसा ना हो कि लोकतंत्र में विरासत में जो चीज़ मिल गई है उसका कांग्रेस गलत फायदा उठाए। इस वजह से गांधी जी ने ये स्टेटमेंट दी थी कि अब कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए। एग्जाम में अगर आता है तो आप इसको ध्यान रखिएगा। फिर एक और हैं हमारे
ये सर आइवर जेनिंग्स ये बोलते हैं कि वकीलों का स्वर्ग है। यह बहुत जटिल दस्तावेज है। कहने का मतलब जो हमारे प्रावधान लिखे गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो जब आप इसका हिंदी वर्जन में पढ़ेंगे तो सच में टफ है चीज़ें, मतलब बहुत टफ भाषा में लिखी गई हैं। हालांकि कानूनी भाषा टफ होती है, लेकिन सिंपल भी लिखा जा सकता है। खैर, तो अब इनके नाम पर ही देखो, इनका नाम क्या है, जज जज टाइप का लग रहा है। तो ये जज टाइप का है, तो ये बात भी एडवोकेट वाली ही करेंगे, क्योंकि जो जैसा होता है वो वैसी बातें भी करता है। फिर है केसी वेयर। अब इनके नाम पर क्या है, वेयर, इस नाम को ध्यान रखना, वेयर। अब ये बोलते हैं भारत का संविधान एक अर्धसंघीय राज्य है, इसमें केंद्र को राज्यों से अधिक शक्तियां दी गई हैं। कहने का मतलब क्या है कि ये पूछते हैं कि यार तुमने शक्तियां केंद्र को बहुत ज़्यादा दे दी हैं, राज्य को शक्तियां ही नहीं दी हैं। तो बार बार राज्यों से जाके पूछते हैं कि वेयर इज़ योर पावर। राज्यों से पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि वेयर इज़ योर पावर, वेयर। तो केसी वेयर क्या बोल रहे हैं कि तुम्हारी शक्तियां कहाँ हैं राज्यों की, क्योंकि केंद्र के पास सारी शक्तियां हैं। इनको ऐसे याद रखना है। फिर एक ग्रेनविल ऑस्टिन है, ये बोलते हैं, ये अमेरिकी इतिहासकार थे। इन्होंने क्या बोला कि संविधान सभा ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही भारत है। मतलब संविधान सभा, संविधान सभा इक्वल टू कांग्रेस एंड कांग्रेस इक्वल टू भारत। इनको आप ऐसे याद रखिए। इनका नाम क्या है, ऑस्टिन, ग्रेनविल ऑस्टिन। ऑस्टिन में क्या आ रहा है, 8। ये 8 ऐसे हो गया, या इसको ऐसे ही बना लो 8। अब 8 में आप देखोगे ये ऊपर वाला गोला, नीचे वाला गोला, एक मेरे गोले बराबर क्यों नहीं बन रहे हैं, मैं फिर से बनाता हूँ। हाँ, चलो अब इसमें देखो कि ये ऊपर वाला गोला नीचे वाला गोला बराबर सा दिख रहा है। अब इसमें पता नहीं चल रहा है कौन क्या है। तो इनके नाम में जैसा है तो वैसे ये टिप्पणी पे करके चले गए। इन्होंने बोल दिया संविधान ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही भारत है। समझ में नहीं आ रहा कौन क्या है। ठीक है, तो याद रखिए। देखो मैं ऐसे इलॉजिकल सी ट्रिक बता रहा हूँ, इलॉजिकल जिसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन बताना पड़ता है क्योंकि ये चीज़ें नहीं याद होती हैं। जब मैंने भी पीसीएस का एग्ज़ाम दिया था 2024 का, तो ये मैं खूब स्टेटमेंट याद करके गया था, और जाते ही पहले दूसरे सवाल में स्टेटमेंट आ गया था। अब मैं कंफ्यूज था कि ये चीज़ ग्रेनविल ऑस्टिन ने बोली है, या आइवर जेनिंग्स ने बोली है, या वेस्टन चर्चिल ने बोली है। ऑप्शन भी यही सारे थे, कुछ अलग नहीं था। इसलिए मैं आपको इस समय ट्रिक से बता रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने गलती की है मैं नहीं चाहता हूँ कि वो गलती आप रिपीट करो। और आप खुद देखो, अगर बिना किसी ट्रिक के याद करोगे तो आप भी 2 दिन बाद भूल जाओगे। खैर, राजेंद्र प्रसाद क्या बोलते हैं, ये तो देखो आदर्शवादी इंसान थे, तो ये बातें भी आदर्शवादी करेंगे। मुझे इस बात पर बहुत गर्व है कि हमने इतनी विविधता वाले देश के लिए भी एक ऐसा संविधान बनाया है जो सभी वर्गों का ध्यान रखता है। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, चलो। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। संविधान को हमने बनाया, संविधान को लागू किया, संविधान से संबंधित और भी डेटा फैक्ट जो था वो हमने सारा पढ़ा। अब ये सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस की हैं ना, तो ये आपकी सारी चीज़ें घटना चक्र में है, क्योंकि घटना चक्र अपने आप में एक पुस्तक नहीं है, वो सिर्फ पीवाईक्यूज का संकलन है। ठीक है, पिछले सालों के प्रश्न पत्रों का। दूसरा, लक्ष्मीकांत में भी चीज़ें आपकी इतनी नहीं है जितनी हमने यहाँ डिस्कस की। ठीक है, तो कुल मिला के चाहे यूपीएससी का जो पेपर आता है, जो मैंने दिया, जो मेरा एक्सपीरियंस है, यूपी पीसीएस के जो पेपर मैंने दिए, जो मेरा एक्सपीरियंस है, उन सारे एक्सपीरियंस को मिक्स करते हुए मैंने ये कंटेंट तैयार किया है। और अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट ज़रूर